ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान मन धान के खेती ले करत है, लेकिन धान के खेती के साथ साथ तिलहनी के खेती घलो करना है। तो एक स्थिति आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है खरीफ के मौसम में तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती।
संगवारी हो कैसे ढंग के जैसे हमन धान बोवत हन तो धान के साथ साथ हमन ला तिलहनी के घलो रकबा बढ़ाए लगी, जेकर से आमदनी बढ़िया होही, उत्पादन जब ज़्यादा होही तो आमदनी अच्छा होही। संगवारी हो जैसे हमर किसान भाई मन ह सोयाबीन ला बो डरे हवे और बहुत अकन तिलहनी फसल ला लेथे, तो ओकर बारे में आवा जानकारी लेबो। और जानकारी देबर विशेष रूप से हमर बीच में हमर स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर एस टुटेजा जी। तो टुटेजा जी है आप निदेशक विस्तार हव, निदेशक विस्तार सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप मन के स्वागत है टुटेजा जी। किसान भाई हो अभी चर्चा ला आगे हमन अभी जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहली एक ठन फिल्म है, आओ फिल्म में घलो बहुत ज्ञान के बात है, वो फिल्म ला देखबो, ओकर बाद चर्चा ला आगे जारी रखबो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां तिलहनी फसलें खाद्य तेलों के प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी तिलहनी फसलों का विशेष महत्व है। विशेषकर खरीफ के मौसम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती हेतु अनेक शोध एवं मार्गदर्शनों को किसानों तक पहुंचाया गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में खरीफ ऋतु के दौरान कुछ तिलहनी फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती है, जैसे सोयाबीन, तिल, अरंडी, सरसों आदि। तिलहनी फसलें प्रायः कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार हल्की से मध्यम दोमट भूमि में उगाई जाती है। अच्छा जल निकास वाली भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। सोयाबीन के लिए pH 6.0 से 7.5 की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। तिलहनी फसलों की बुवाई का समय एवं विधि अलग अलग होती है। सोयाबीन मध्यम जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कतारों में 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तिल मानसून शुरू होते ही छिटकाव या कतार विधि 30 × 10 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। अरंडी जुलाई में 90 × 60 सेंटीमीटर दूरी पर बुवाई करना चाहिए। तिलहनी फसलों में सिंचाई एवं जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खरीफ मौसम में अधिकतर वर्षा पर निर्भरता रहती है, फिर भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यकतानुसार मध्यम सूखारोधी उपाय अपनाने चाहिए। तिलहनी फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सोयाबीन में जैविक फफूंदीनाशी, राइजोबियम, पाउडरी मिल्ट्यू और लीफ स्पॉट रोग नियंत्रण करना आवश्यक होता है। तिल में तिल्ली मुरझा और फल्ला झुलसा रोग नियंत्रण हेतु रोग प्रतिरोधी किस्में व कवकनाशी का छिड़काव करते रहना चाहिए। तिलहनी फसलों को धान, मक्का या कोदो के साथ मिश्रित खेती या फसल चक्र में शामिल किया जाता है। इससे मृदा उर्वरता बनी रहती है और खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। फसल की पकने की स्थिति में देर न करें। सोयाबीन 90 से 110 दिन में तैयार होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के लिए निरंतर अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर छत्तीसगढ़ के किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो एक बड़ा खुशखबरी के बात है किसान मन बर काबर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान के जो निधि के जो राशि है ओकर 20वां किस्त जौन है वो 23 अगस्त 2025 के वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जारी करही। माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति रही तो बहुत खुशी के बात है। संगवारी हो अब हमन हाँ जिन बात ला लेकर के आज चर्चा करत हन कि खरीफ के मौसम में तिलहनी के वैज्ञानिक खेती। तो सबले पहली टुटेजा जी आपसे हम जानना चाहबो कि तिलहनी के फसल ला लेबर सरकार को बहुत जोर देवत है, एकर का कारण है, एला आप मन बताते हो। देखिए, सरकार ने इसी के लिए अभी एक मिशन भी चालू किया है, एडिबल ऑयल मिशन जी। किसान भाइयों को जानकर ये बड़ा आश्चर्य भी लगेगा कि जो भारतवर्ष में जी कुल जो तेल की आवश्यकता होती है वो 390 लाख टन की है जी,
जो हमारा उत्पादन होता है 390 लाख टन, लेकिन जो हमारी आवश्यकता है वो 550 लाख टन की है। और एक जो अध्ययन से मालूम चला है कि 2047 तक हमको 650 लाख टन की आवश्यकता होगी जी। और एक ये भी बात है कि इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमारी खर्च होती है जी। दूसरे देशों से इसको आयात करने में। जी। यानी हमारा जो देश है तेल उत्पादन में कम है और हमको छोटे छोटे देश जैसे हम कहें कि इंडोनेशिया वगैरह से हमको तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, तो जो विदेशी मुद्रा है उसके जो है खर्च होती है, उसको खर्च को रोकने के लिए हमारा जो भारत सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो तिलहनी योजना के लिए तिलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार जोर दे रही है जी। इसके पहले आपने एक छोटी सी फिल्म देखी कि उसके अंतर्गत ऑयल पाम की भी एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी चलाई जा रही है। जी जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टुटेजा जी, बहुत अच्छा बात आप बतावत हो। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश है, तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन कौन से तिलहनी फसल विशेष रूप से लगाए जाते हैं, कौन कौन से खेती करे जाते, एक बारे में हमारे किसान ला बताते हो। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से तिलहनी फसल लगती है उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल सोयाबीन का है जी, तिल है, राम तिल है और मूंगफली भी बहुत बड़े क्षेत्रफल में, जो अभी हमारा ये बरसात का मौसम यानी खरीफ मौसम चल रहा है उसमें लगाई जाती है। रबी मौसम में हम तेल उत्पादन के लिए सरसों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा अलसी लगाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है उसमें फिर से हम तिल और मूंगफली की खेती, यानी इनकी खेती हम बरसात में भी और जो ग्रीष्मकालीन जो मौसम है जनवरी फरवरी में जब हम लगाते हैं तो इसको पुनः हम इसको लगा सकते हैं। जी जी। नहीं, जैसे कि हम खरीफ की बात करत हैं, तो बरसात के मौसम में मौसम में कौन कौन सी तिलहनी फसल विशेष रूप से हमारे किसान भाई मन जिन लगावे वो कर लाभ मिले, आमदनी कमावे। देखिए, जो खरीफ मौसम में है एक प्रमुख जो फसल है वो सोयाबीन है, मूंगफली है जी, तिल है, राम तिल है, जिसमें कि हम कहें कि अभी सोयाबीन और मूंगफली इसकी तो करीब करीब बुवाई पूर्ण हो चुकी है। तिल भी किसान भाई लगा चुके हैं, लेकिन जो किसान भाई खासकर हमारे जो बस्तर का एरिया है उसमें ये अगस्त लास्ट से सितंबर तक में लगाते हैं। जो राम तिल है, जो हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र जिसमें सरगुजा के संभाग के जो ज़िले हैं उसमें राम तिल की खेती ये हम अगस्त लास्ट में और सितंबर माह में इसको लगाते हैं। तो ये जो दो फसल है उसको लगाने का समय अभी आ रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया आप अभी जानकारी देते हो। हमारे किसान भाई मन घलो आपसे वो पूछना चाहते, जानना चाहते कि हमन तिलहनी फसल कैसे करन। हाँ किसान भाई, राम राम, कौन बोलत हो, कहाँ बोलत हो, अपन प्रश्न करो। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें कौन सी तिलहनी फसलों का हमें करना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ तिलहनी फसलें हमारी मिट्टी के ऊपर पैदा होती है, कुछ तिलहनी फसलें हमारी मिट्टी के अंदर होती है, मूंगफली और मिट्टी के अंदर होती, तो इससे हम कीट रोग से कैसे बचाना चाहिए, अधिक पैदावार कैसे हमें लेना चाहिए। जी जी जी, ठीक है मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश से, बाराबंकी से। नंद मिश्रा जी, आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि खरीफ मौसम में खासकर जो तिलहनी फसल लगाते हैं उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमारी जल निकास की। जी, खासकर इसके लिए हम ऐसी भूमि का चयन करते हैं जिसके जल का जमाव न होने पाए, लेकिन उसके बावजूद जब लगातार वर्षा होती है तो जल का जमाव इसमें होता है। इसलिए हम किसान भाई को सलाह देते हैं कि चौड़ी मेड़ लगाकर इसमें इसकी बुआई करें, या जो हम कहते हैं कि मेड़ और नाली पद्धति से इसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे कि जो अतिरिक्त जल की मात्रा है हम उसको आसानी से निकाल सकें। तो खरीफ मौसम में जो तिलहनी फसल लगाई जाती है उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जल निकास करें। दूसरा कि नींदा की समस्या है तो नींदा नियंत्रण का जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं, रासायनिक दवा, या हम अंतरकर्षण क्रियाएं करके उसमें खरपतवार से उनको मुक्त रखना चाहिए। यदि हम दो चीज़ से, जो अभी शुरुआती जो अवस्था है, इस दो चीज़ का ध्यान रखें तो हम एक बहुत ही अच्छा उत्पादन सोयाबीन का ले सकते हैं। और दूसरी तिलहनी फसलों का भी हम इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था कर खरपतवार नियंत्रण कर खाद के अच्छा प्रबंध कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और आप वो बताते हो, जैसे अभी हम
टीवी में देखत रहन, फिल्म में देखत रहन हाँ। कि मिश्रित खेती हाँ। या फिर फसल चक्र ऐसे हाँ। वाले बात रही से ये कते कारगर है? देखिए, फसल चक्र किसान भाई को जरूर अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम लगातार जी उसी फसल को बार बार ना लें। जैसे कि हम धान भी लेते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे खरीफ में धान ले रहे हैं तो बीच में दलहनी फसल या तिलहनी फसल रबी मौसम में लगाना चाहिए। और ख़ासकर जो किसान भाई दोनों मौसम में एक ही फसल, जैसे हम कहें धान वगैरह लेते हैं, तो इसको छोड़ते हुए दलहनी फसल खासकर जो भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाती हैं और अच्छा उत्पादन भी देती हैं, उसको जरूर फसल चक्र करना चाहिए। जी अंतर्वर्षीय फसल में कहें तो ये छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है कि जैसे हम अरहर लगाते हैं तो अरहर की 2 लाइन के बीच में हम उड़द या मूंग की खेती भी कर सकते हैं। और दूसरा कि जो है किसान भाइयों को चाहिए कि अंतर्वर्षीय फसल जो लगाते हैं उससे क्या है कि हम बहुत हद तक कुछ रोग और कीट से ही बच सकते हैं। बिल्कुल। और प्रतिकूल अवस्था आने पर यदि एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरा फसल से हम की जो उसकी भरपाई हो जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए यदि उनके यहाँ संभव है तो अंतर्वर्ती फसल लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात आप बताओ था। एक बात जैसे हम जानना चाहबो, अभी सोयाबीन के खेती तो या सोयाबीन लगा रहे हमारे किसान भाई मन हाँ, अभी राम तिल या तिल के जो खेती करी हमारे किसान भाई मन हाँ, तो कौन से किस्म उमर लगावे उपयुक्त, कौन से कुकर किस्म रही, एक बारे में आप बताते हो? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि किसान भाई धान में तो उन्नत किस्मों को लगा लेते हैं, लेकिन दलहनी तिलहनी फसलों में जो उनके पास परंपरागत बीज पड़े रहते हैं या जो पुरानी जाति उसको लगाते हैं, तो एक अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अभी तिल है और जो हम कहें राम तिल है, इसको दोनों को हमको लगाना है। तो तिल की जो एक अच्छी जाति है वो TKG 21, TKG 21, TKG 22, TKG 55 और एक बहुत ही उन्नत तिल किस्म में अभी उन्नत रामा निकाली गई है। तो जहाँ तक संभव हो सके किसान भाई अच्छी जातियों के बीजों को लगाएं। इन बीजों के लिए वो बीज निगम जो हमारी सहकारी समिति है या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रक्षेत्र हैं, उससे जो क्षेत्र के लिए अनुशंसित जातियां हैं, इनका चयन करते हुए उन्नत जातियों को जरूर लगाएं, जिसमें कि हम कुछ जो नई जाति निकल रही हैं वो रोग के प्रति भी प्रतिरोधी होती है और अच्छा उत्पादन भी देती हैं। तो इन जातियों का किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी चर्चा तो आगे जारी रखबो, लेकिन लेथन एक ठन ब्रेक। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि मैं पहले भी बता रहे हूँ कि हमार किसान मन पर सरकार हा मदद करते और किसान सम्मान निधि के जो राशि है 20वां किस्त है 2 अगस्त के वो ही अभी तुरंत होने वाले संगवारी हो, बिल्कुल आज 30 तारीख के और 2 अगस्त के आप मन के खाता में किसान सम्मान निधि की राशि पहुँच जाही। तो फिर एक बार आप मतलब बधाई किसान भाई हो। अब आप फिर चर्चा जारी रखथन। जैसे कि हम कोनो भी दलहनी तिलहनी के फसल करथन, विशेष रूप से तिलहनी की हम बात करथन, सोयाबीन लगावन चाहे अन्य तिलहनी फसल लगावन, तो का बात के ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जेकर से हमार पैदावार बढ़ाए। और ओकर ले पहले हमार फोन कॉलर जुड़े है किसान भाई है, आओ ओकर से हम सुनथन जानथन पूछथन। किसान भाई राम राम। राम राम का जी कौन बोला था, कहाँ बोला था, अपन प्रश्न कराओ। हाँ, मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गांव नगरी। जी बताओ साहू जी प्रश्न अपन। अभी मेड़ में तीली लगे है तो, और रबी फसल में भी अपन सरसों लगाथन, तो अक्सर देखे जाते कि बहुत ज्यादा महीनी लगत रहते बार बार, जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हुई कि महीनी लग जाती। तो एक बार समाधान बर का करना चाहिए डॉक्टर साहब बताती रहेंगे। जी महीनी लग जाते। जी अखिलेश जी, देखिए जो मैनी का प्रकोप होता है वो सरसों में भी और दूसरी तिलहनी फसलों में भी होता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे, देखिए आजकल जो हम जोर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रासायनिक दवा का हम इसमें उपयोग नहीं करें,
तो सबसे पहले हमको प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप वगैरह लगाना चाहिए। और यदि लाइट ट्रैप के द्वारा या दूसरी विधि के द्वारा यदि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड नाम दवा है महू के लिए, जो 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उसको देना चाहिए। लेकिन दवा देते समय ध्यान रखिएगा आप कि दवा की बराबर मात्रा, बराबर पानी की जो अनुशंसित मात्रा है उसमें घोल कर ही देवें। तो इस दवा का नाम आप लिख सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसको देना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक बात, जैसे कोनो भी हम हाँ तिलहनी फसल लगाथन तो हमन परंपरागत खेती बहुत करे हन, पहली पुराना हमन उसने करन छिड़क के हमन बोदन और ओकर पानी के व्यवस्था नहीं है तब हो ऐसे भगवान भरोसा रहा है। लेकिन हमन आज बात करत हन वैज्ञानिक खेती के, तो ओकर लगाए के विधि के बारे में आपन बताते हो। विधि बताने के पहले देखिए, मैं जो अपनी उन्नतशील जातियों के बारे में बता रहा था जी जी, कि जैसे तिल है उसकी जाति आपने लिख ली होगी जी। जो राम तिल है, देखिए राम तिल का एक बहुत बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ में है, खासकर सरगुजा संभाग में। तो राम तिल की जो अभी नई वैरायटी निकली है वो JNS 2016-111-5 है, ये नई जाति निकली है। दूसरा की JNS 30 है, JNS 16 है, JNS 1 है। यानी इसमें से जो आपको बीज इसका उपलब्ध हो इन उन्नतशील जातियों का, उसको लगाएं जिससे कि आप राम तिल में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे भी हम कोनो फसल हमन हाँ करत हन तो खरपतवार, अगर खरपतवार होगे तो खरपतवार से हमार उत्पादन प्रभावित होते, जौन सोच के हमन हाँ लाभ कमाबो करके खेती ला करत हन तो उसका कन फायदा नहीं हो। तो खरपतवार नियंत्रण कैसे ढंग के करना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो नींदा नियंत्रण है वो हर फसल के लिए आवश्यक है, चाहे वो अनाज वाली फसल हो चाहे तिलहनी फसल हो, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी नुकसान हमको होता है। तो खरपतवार के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि गहरी जुताई, उनको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर कर लेनी चाहिए। दूसरा, यदि हम बहुत अच्छे से ज़मीन तैयार करेंगे तो उसमें नींदा आने की संभावना कम रहती है। जहाँ तक यदि हमको, चूँकि अब हमारे पास रासायनिक दवा उपलब्ध है और जहाँ पे मजदूर महंगे हैं या कम मिलते हैं वहाँ नींदानाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये नींदानाशक 2 प्रकार की होती है। पहले तो हम कहें कि जैसे हम इसकी बुवाई कर दिए उसके 3 दिन के अंदर हमको इसको नींदानाशक डलाना चाहिए, जिसको हम अंकुरण पूर्व नींदानाशक बोलते हैं। उसमें जो है कि पेंडामेथालिन दवा का प्रयोग हमारे यहाँ 0 से 3 दिन, यदि जब हम फसल लगाए हैं उसके 3 दिन के अंदर करना चाहिए। जी जी। दूसरी जो दवा होती है कि वो होती है कि जब हमारी जो फसल है वो 20 से 25 दिन की हो गई हो और उसमें जो नींदा है 2 से 3 पत्तियों के हो गए हों जी, तो उसके लिए जो तिलहनी फसल में है वो इमेजाथाइपर नामक दवा है जो है, ये 20 से 25 दिन के अंदर किसान भाइयों को 320 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। उस समय ये ज़रूर ध्यान दे दें कि जो ज़मीन नमी ज़रूर हो थोड़ी सी, और किसान भाइयों को 15 से 20 और 20 से 25 दिन बाद जो हम दवा डालते हैं उसमें नींदा अपने सामने मरते हुए दिखते हैं और फसल को नुकसान नहीं होता तो किसान संतुष्ट हो जाता है। इसलिए किसानों को जो दवा है वो खड़ी फसल में 20 से 25 दिन के अंदर जरूर उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में कैसे हमारे किसान मन हाँ तरक्की करे, तिलहनी फसल बो के तरक्की करे, प्रगति करे, और बहुत विस्तार से बहुत कम समय में आपने बताया। आप आए कर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, जैसे कि अभी मैं डॉक्टर साहब बतावत रही कि तेल के कतका मांग है, सरकार मदद करना चाहते कि आपन तिलहनी फसल लगाओ। काबर तेल के मांग है बाजार में, वो तेल बहुत महंगा होते, काबर उत्पादन कम है, बाहर से मल मंगाए पड़ते। तो आपो मन हाँ तिलहनी के फसल लेवो और आपन आमदनी बढ़िया से कमाओ, समृद्ध हो। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ भारत घलो आत्मनिर्भर आप मन बनाओ। किसान भाई हो, बस आज अत के अवैया बेरम फिर बढ़िया बढ़िया गोड बात, नवा तकनीक जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। दो विदा, जय जोहार।